तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 15 है हमारा पर्यावरण, इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 है आपके हमारा पर्यावरण, और इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है इसका केवल एक ही पार्ट है आपके, और इसी पार्ट के अंदर मैंने सारी चीजों को इंक्लूड किया है, इस पूरे चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये आपके बेस्ट नोट्स हैं, और इन नोट्स को पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक है आपके पर्यावरण, यानी पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा आपको याद करनी है कि हमारे आसपास का वह आवरण, वह भाग जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। और उसके बाद में है पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, रेटर ने। यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, रेटर ने किया था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पर्यावरणीय कारक, यानी पर्यावरणीय कारक क्या हैं, तो पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख 2 कारक होते हैं, जिसमें पहला कारक है आपके अजैविक कारक। अब अजैविक कारक क्या होता है कि इसमें अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। ये सब क्या है, ये आपके अजैविक कारक हैं। और सेकंड है आपके जैविक कारक, यानी जैविक कारक क्या होता है, तो इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। और यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया था। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, तो एजी टेंसले वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जैव निम्नीकरणीय की परिभाषा याद करनी है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या कहलाते हैं कि वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते, कि वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यानी इकोसिस्टम है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपके अजैविक घटक। अब अजैविक घटक की हम बात करें तो अजैविक घटक में
कुल आपके 3 कारक होते हैं, जिसमें पहला है आपके अकार्बनिक और दूसरा आपके कार्बनिक, तीसरा आपके भौतिक। तो अकार्बनिक क्या होता है कि इसमें H2O, CO2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण आदि ये सब अकार्बनिक में होते हैं। और कार्बनिक की हम बात करें तो कार्बनिक में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अणु होते हैं। और भौतिक की हम बात करें तो भौतिक में इसमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, ताप, जल, प्रकाश आदि सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद में बी ऑप्शन में है आपके जैविक घटक। अब देखिए जैविक घटक क्या क्या होते हैं, जिसमें पहला है आपके उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं कि सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे, सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता किसे कहते हैं कि जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और ए ऑप्शन में आपके प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं कि ये सीधे पौधों को खाते हैं, ये सीधे पौधों को खाते हैं और शाकाहारी होते हैं जैसे टिड्डा। और बी में आपके हैं द्वितीयक उपभोक्ता, यानी द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं तो ये शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनको खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं कि ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। और उदाहरण के रूप में हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक है वो एक शाकाहारी जंतु है और ये एक द्वितीयक उपभोक्ता है। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है कि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं जैसे सरप। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके अपघटक, यानी अपघटक किसे कहते हैं तो अपघटक की परिभाषा आपको याद रखनी है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों का अपघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आहार श्रृंखला ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और आहार श्रृंखला या इसको हम खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला ये एक ही है। तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य पदार्थ जो खाद्य ऊर्जा है उसका क्या होता है, प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। और या दूसरी परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं कि पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसमें पहला उदाहरण है आपके घास और घास से टिड्डा, यानी घास है उसके बाद में टिड्डा है, उसके बाद में मेंढक है, उसके बाद में सर्प है। और पौधे हैं उसके बाद में हिरण है और उसके बाद में शेर है। तो ये आपके दूसरा एग्जाम्पल है आपके आहार श्रृंखला का। और नेक्स्ट है आपके पोषी स्तर, यानी पोषी स्तर क्या होते हैं तो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। यानी यहाँ पर पोषी स्तर की जो परिभाषा है वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। और उसके बाद में है 10% का नियम, यह भी काफी इंपॉर्टेंट नियम है। 10% का नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% जो ऊर्जा है उसका वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में क्या होती है, उपयोग में ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसे कहते हैं तो जैव आवर्धन की क्या परिभाषा होती है कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। कि आहार श्रृंखला है उसमें हानिकारक जो रसायन है उनकी मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो यह आपके जैव आवर्धन की परिभाषा है। और उसके बाद में आहार जाल यानी खाद्य जाल,
आहार जाल का दूसरा नाम क्या है? खाद्य जाल। तो आहार श्रृंखलाएं हैं वो आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेते हैं, और इस जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। और ये जो डायग्राम बना हुआ है ये इसका एग्जाम्पल है खाद्य जाल का। तो ये आप सभी को अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में आपके पर्यावरण की समस्याएं, यानी पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं, कि पर्यावरण में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वही हमें इफेक्ट करता है, वही हमें प्रभावित करता है। और हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी पर्यावरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे क्या आ रही है? गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो दो प्रकार से यहाँ में हमें देखने को मिली हैं, जो हमारे चैप्टर के अंदर हैं, जिसमें पहले आपके ओजोन परत का अपक्षय और दूसरी आपके अपशिष्ट निपटान। इन दोनों को हम अच्छी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओजोन परत को पढ़ने वाले हैं कि ओजोन परत क्या होती है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके ओजोन परत से क्वेश्चन आता है तो इस ओजोन परत का जो टॉपिक है इसमें मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, एक भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो ओजोन परत क्या है कि ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर आदि से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। यह आपको इसमें लिखना है। और यहाँ पर मैंने जो नोट लिखा हुआ है, नोट के अंदर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मुख्य रूप से ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। मुख्य रूप से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का क्या एक हिस्सा माना जाता है। और ओजोन का निर्माण है वो भी आप देख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने लिखी हैं इस प्रकार आपके ओजोन का निर्माण होता है। और ओजोन परत का ह्रास यानी ओजोन परत की कमी किस प्रकार से देखी गई है? तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी देखी गई। यहाँ पर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को याद करना है कि ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में UNEP बोलते हैं, और इसमें सर्वोनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो ये सब आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो समस्या है पर्यावरण संबंधी वो आपके कचरा प्रबंधन है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या मानी गई है, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। और हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरा है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जिसमें 2 पदार्थ देखे गए हैं। एक तो आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है और एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण क्या है? फल और सब्जियों के छिलके, जूट, कागज आदि, ये सब क्या है? ये आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में नहीं बदलते, यानी छोटे छोटे घटकों में नहीं बदलते हैं। उदाहरण क्या है? प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, धातु हैं, ये सब क्या हैं? ये आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, और हर बार ये आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के
क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार का एक रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके केवल 2 ही पॉइंट आपको याद करने हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि हमें जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग कर लेना चाहिए और जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनको पुनः चक्रण हेतु कारखाने में भेज देना चाहिए, जिसे उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके। कि जो जैव निम्नीकरणीय है और जो अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा है उनको अलग अलग कर लेना चाहिए और जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनको पुनः चक्रण हेतु कारखाने में भेज देना चाहिए, जिसे उनके प्रयोग के लिए कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद्य जो खाद है, सॉरी यहाँ पर खाद लिखना है आपको, कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। ओके, तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट जो नोट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।